जय हिंद साथियों, वेलकम टू एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर आगरा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर पे एक बार फिर से। आज हमारे साथ आगरा के एक बहुत जाने माने ईएनटी सर्जन, नाक कान गले के डॉक्टर राकेश गुप्ता जी एक बहुत बड़े सर्जन हैं। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों का एक क्वेरी थी, आप लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि क्यों ना आप ईएनटी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएं और उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आपकी ये जो क्वेश्चंस थे, जो क्वेरीज थी, जो सारी चीज़ें थी, इन्हें लेकर हम डॉक्टर राकेश गुप्ता जी के पास गए और सर को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार प्लीज़ हेल्प कर सकते हैं। जितने भी बच्चे जो फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। और उनको तो जैसे ही सर को पता चला कि हम लोग इस टाइप की एक वीडियो बनाना चाहते हैं और आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो सर ने हमें तुरंत टाइम दिया। सर पूरे दिन बिजी रहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते होंगे सर के बारे में, सर राकेश गुप्ता जी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। बहुत अच्छे ईएनटी के डॉक्टर हैं। बहुत से आप लोगों के बच्चों के कान के ऑपरेशन, नाक के ऑपरेशन आप लोगों ने ऑब्वियसली करवाए होंगे। तो आप लोगों में से बहुतों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि एक बार सर को प्लीज़ लेकर आइए और बात जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनके सामने पुटअप किए जाए और इस चीज़ को लेकर एक वीडियो बनाई जाए। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर के यूट्यूब चैनल पे सर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चों का हेल्प करने की कोशिश की और आपने हमारी मदद की। इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। जी सर, ये सर आपका बड़प्पन है कि आपने इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हम लोगों के लिए टाइम निकाला और ये सारी चीज़ें की। इसके लिए जितने भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे ज़रूर आपको एक बार थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। तो सर कुछ बच्चे हैं जिनकी क्वेरीज है, जैसे अभी आप जानते हैं ऑब्वियसली आपके पास बच्चे आते होंगे, एसएससी जीडी आर्मी वगैरह इस चीज़ की वैकेंसीज अभी बहुत सारी निकल चुकी हैं। तो बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें कान के पर्दे में सफ़ेद धब्बा जो मिल जाता है, टेम्पनोस्क्लेरोसिस है, डीएनएस है, हाइपरट्रॉफी है या टॉन्सिल्स वगैरह हैं। इस चीज़ को लेकर बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका मेन रीज़न क्या होता है और इनका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं और किस चीज़ को कितना टाइम पीरियड कवर हो सकता है। तो हम सर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और कोशिश करेंगे शॉर्ट टाइम में एक नॉर्मल से वीडियो। हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी रहते हैं और आपके लिए मतलब इतना ईजी नहीं है सारी चीज़ों पर। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो टेम्पनोस्क्लेरोसिस जो पॉइंट होता है कान के पर्दे में सफ़ेद धब्बा, इसका क्या रीज़न होता है और ये किस वजह से बच्चों के कान में हो जाता है? सफ़ेद धब्बा जो होता है वो कभी नाक कान गले में इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से कभी कभी इन्फेक्शन होने की जो पोस्ट वो रह जाते हैं उसमें सफ़ेद धब्बा बन जाता है। जी, सफ़ेद धब्बे अगर ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो कान की हियरिंग में भी गड़बड़ करते हैं। अच्छा सर। लेकिन छोटे सफ़ेद दाग होते हैं वो आपकी हियरिंग में कोई गड़बड़ नहीं करते। जी, लेकिन जो आपकी फिटनेस है, फिटनेस में ये लोग पॉइंट देते हैं सफ़ेद दाग, जी, उस सफ़ेद दाग को निकालना होता है। जी, क्योंकि कान का पर्दा जो होता है वो 3 परत का होता है। जी, उन 3 परतों में 2 परतों के बीच में सफ़ेद दाग होता है। जी, हम लोगों को माइक्रोस्कोप से 10 गुना या 20 गुना बड़ा देख के इस कान के पर्दे को 2 भागों में बांटना होता है और बीच में जो सफ़ेद दाग है उसे हटा के उसकी जगह पर नया पर्दा डालना। तो सर जैसे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं, जैसे बच्चों को जो अभी एयरफोर्स के बच्चों को पॉइंट मिल रहा है टेम्पनोस्क्लेरोसिस का, सफ़ेद धब्बे का जो पॉइंट मिल रहा है, तो जैसे जनरली बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई भी अपने फील्ड में जो थोड़ा सा होगा, बट बहुत से डॉक्टर क्या बोलते हैं कि बच्चों को कि ये कान में जो सफ़ेद धब्बा है, जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक बच्चा मुंबई से आया था तो मैंने उसे टेम्पनोस्क्लेरोसिस बताया था। ऑब्वियसली मैंने बोला था कि वो आपसे कंसल्ट करे, बट उसने मुंबई में जाकर कुछ डॉक्टर्स के पास कंसल्ट किया। तो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने उनसे ये चीज़ बोली कि ये जो कान का सफ़ेद धब्बा जो होता है आपके कान के पर्दे में, इससे नॉर्मल लाइफ में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या ये आपको कभी कोई परेशानी नहीं देती? अगर छोटा आपका सफ़ेद दाग है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये सफ़ेद दाग अगर इसको जो टेम्पनोस्क्लेरोसिस है वो हियरिंग की जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं अगर उसमें जमा होता है या पर्दे के किनारे तक होता है या बड़ा होता है जी, तो वो हमेशा हियरिंग में दिक्कत देगा। वैसे छोटा सफ़ेद दाग कोई परेशानी नहीं देता एज सच, लेकिन फिटनेस के हिसाब से वो लोग सफ़ेद दाग का आपको पॉइंट देते हैं और सफ़ेद दाग बिना ऑपरेशन के निकाला नहीं जा सकता। बिना ऑपरेशन। तो ये चीज़ एक नोट करने वाली चीज़ है, तो इस चीज़ का बच्चों ध्यान रखना कि अगर सफ़ेद धब्बा बॉर्डर पे है और आपके कान के साइड में है तो वो आपकी हियरिंग में और जो आपके सुनने की जो हड्डियाँ होती हैं, जो भी डिवाइस या जो भी चीज़ होती है उसको इफेक्ट करता है और उसमें सुनने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए वो लोग आप लोग को फिटनेस के टाइम पर पॉइंट देते हैं। जी सर। अच्छा सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कान का पर्दा बचपन में फट गया था, COS उनका, उन्हें कान का पर्दा फट गया था और अभी वो एक्टिव नहीं है, बह नहीं रहा,
बट उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे ट्रीटमेंट कराया, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद भी ये सफ़ेद धब्बा जनरेट हो जाता है। ये इन्फेक्शन की वजह से ही होता है जी। नाक कान गले में, नाक से कान तक की नली होती है, उसमें जी। जब इन्फेक्शन आता है कभी भी, जैसे कहीं भी आपको चोट लग जाए जी। तो आपको बोध बन जाती है, जी। दाग बन जाता है। जी। वैसे ही कान के पर्दे में भी इस इन्फेक्शन की वजह से सफ़ेद दाग रह जाता है। सफ़ेद दाग है। जी सर। अगर बड़ा होता है तो परेशानी का सबब होता है मेडिकल, जी। लेकिन छोटे दाग भी वो लोग पॉइंट दे देते हैं आपको सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग के ऊपर जिसे टेम्पनोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ये तो था सबसे पहली क्वेरी कि टेम्पनोस्क्लेरोसिस क्या होता है, कान में सफ़ेद धब्बा कैसे होता है। अगर आपको नाक कान गले में कभी इन्फेक्शन रहा हो तो ये इसके पोस्ट सिम्टम्स हैं, उसके बाद आपके कान के पर्दे में सफ़ेद धब्बा रह सकता है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कि कान के पर्दे में अगर छेद है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कान के जैसे जो बचपन में जैसे कान अगर बह रहा है तो क्या वो टाइम के साथ अपने आप पूरा हील हो जाता है अगर दवाई ले ली जाए तो? शुरुआत में जिन लोगों के कान में छेद होते हैं, कान बहता है, रूमर ये होता है इन्फेक्शन से, नाक गला कान एक है, जुकाम खांसी गला खराब हुआ तो उससे इन्फेक्शन होता है। जैसे आपको जुकाम हो तो कान गुम हो जाता है जी। वैसे ही कान में इन्फेक्शन हुआ, पर्दे पर सूजन आती है, दर्द होता है, कान बहता है। जी। शुरुआत में अगर ये छोटा छेद है तो 20 से 25 दिन के इलाज में भर जाता है। जी। 50% लोगों का, 50% लोगों का छेद नहीं भरता। जी। और वो कितना बड़ा छेद है जी। वो देखना होता है। अगर छोटा छेद है तो भी और बड़ा छेद है तो भी जी। आपको ऑपरेशन कराना होता है। जी। छोटा छेद होता है तो वो हियरिंग में इफेक्ट कम करता है, आपको नहीं मालूम पड़ता। लेकिन बड़ा है छेद होता है तब वो हियरिंग में इफेक्ट करता है। तो सर हम ये हियरिंग में जो इफेक्ट आता है, जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम नहीं पता कर पाते कि हमारे हियरिंग में कितना इफेक्ट है ये चीज़, तो ये हियरिंग इफेक्ट को पता करने का क्या तरीका है, हम उस चीज़ को कैसे पता कर सकते इसके लिए ऑडियोमेट्री कराई जाती है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। हैं? जी। कोई ऐसी लंबी चौड़ी डिवाइस नहीं है, कोई ऐसे लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं है। 15-20 मिनट का टेस्ट है, उसको आप साउंड प्रूफ कमरे में आपको कराया जाता है। उससे मालूम हो जाता है कि आपकी नर्व डेफनेस है या कंडक्टिव डेफनेस। कंडक्टिव डेफनेस का मतलब है पर्दे में या सुनाई की हड्डियों में कोई खराबी, और नर्व डेफनेस का मतलब है कि अंदर जो नस जाती है उसमें कोई खराबी, उसमें कोई खराबी। तो 50% बच्चों का जो है सर दवाइयों से और उससे वो हील हो जाता है अगर छोटा कान का पर्दा, छोटा छेद है। अगर शुरुआत में इलाज, शुरुआत में इलाज। जब वो शुरू में है जी। लेकिन जब वो महीने 2 महीने रह जाता है जी। और पुराना हो जाता है तो उसके किनारे मिल जाते हैं। जी। किसी भी जगह आप चोट लगी, जी। अगर आपका घाव जल्दी भर जाएगा तो भर जाएगा। जी। अगर ज़्यादा दिन पड़ा रहता है जी। तो चमड़ी उसकी अंदर घुस जाती है, साइड में जब अंदर मुड़ जाती है तो फिर वो घाव नहीं बनता, तो उसको फ्रेश करना पड़ता है जी। और फिर टाँके लगाने पड़ते हैं। जी। तो वही काम कान में। वही का काम कान। तो देखो ये जरूरी नहीं है कि आपका बचपन में कान का पर्दा बहता था, तो जैसे सर ने बताया कि अगर टाइम लेते हैं, विद इन टाइम अगर आप उस चीज़ का इलाज करा लेते हैं तो हाँ, कान के पर्दा जो है 50% लोगों का ठीक हो जाता है। बट क्या होता है कि जब हमारे कान के पर्दे बहते हैं और हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है कि हमारा जो एक्टिव कान है, कान में से जो रिसाव हो रहा है सबसे पहले उसे बंद किया जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कान में जो रिसाव बंद हो गया तो उन्हें लगता है कि अब हमारा कान ठीक हो गया और कान का पर्दा ठीक हो गया, बट ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि सर ने बताया कि हमारा अगर कान का पर्दा रैप्चर हो गया, फट गया है, और अगर वो साइड में फोल्ड होकर दूसरी जगह पे जो है बाइंड अप हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता है, वो आपके कान के पर्दे में छेद रह जाता है। ठीक है। फिर हम लोग बचपन में सोचते हैं कि ठीक है हमारा कान का पर्दा ठीक हो चुका है, फिर हम आर्मी एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते हैं, फोर्सेस की, हमें पॉइंट मिलता है COSM का, ASOM का, कान के पर्दा जो फटा हुआ है या परफोरेटेड टीयर का हमें पॉइंट मिलता है। ठीक है। तो कान का बहना ही बंद होना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है प्रॉपर। तो सर इसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन ऑपरेशन भी है। देखिए होता क्या है, जब कान के पर्दे में छेद पुराना है तो जी। बिना ऑपरेशन में कभी ठीक नहीं होता। कभी ठीक है। ठीक है सर। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जब आप लोग इलाज कराते हैं जी। तो कान बहना बंद हो जाता है तो कोई डॉक्टर न तो पर्दा देखता जी। न पर्दा दिखाता। जी। हम लोगों को अभी पर्दा देखना भी चाहिए, दिखाना भी चाहिए। अगर छेद भर गया है जी। तभी तो ठीक हुआ। कभी भाई कमरे में कूड़ा है, साफ कर दिया, जी। और अगर दरवाज़ा खुला है आधे तो काम हुआ। आधे काम हुआ। कान जब सूख जाता है तो मरीज और डॉक्टर सोचते हैं मेरा कान ठीक है, जी। लेकिन जब छेद है तो जब भी पानी तेल गंदगी जाएगी जी। या जुकाम खांसी होगी जी। तभी कान में बहने लगेगा, और जितनी बार कान बहेगा छेद बड़ा होता है। बड़ा होता चले जाएगा।
इसलिए आधे काम से कुछ नहीं हो, जब भी हो उस पर्दे के छेद को बनवाएं, वरना बार बार इन्फेक्शन से एक तो पर्दा गलता जाता है, और जब बार बार इन्फेक्शन होता है तो आपकी अंदर की नस खराब होती है। अच्छा सर। पर्दे को ठीक करके हम कंडक्टिव लॉस ठीक कर सकते हैं, अच्छा सर। लेकिन जो नर्व खराब हो जाती है, नर्व कोई ठीक नहीं कर सकता। ना कोई ठीक नहीं होता, मतलब कि जिसे प्रॉपर हेयरिंग लॉस जो बोलते हैं, एक बार आपका प्रॉपर हेयरिंग लॉस हो गया, आपको कान के पास नहीं सुनाई दे रहा है, तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो आपका वापस से ठीक होगा। सेंसरी जी। और दूसरी जो नोट करने वाली चीज़ है, सर ने क्या बताया कि बहुत से डॉक्टर क्या सोचते हैं कि कान में से बहना बंद हो गया तो पेशेंट जो है थोड़ा सा अपने आप को सोचता है कि ठीक है मेरा कान का पर्दा ठीक हो गया। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आपका कान बहना बंद हो जाए तो उसके बाद अपने कान का पर्दा ज़रूर चेक कराएं कि वो बहना बंद हुआ है, तो उसका जो होल था, जो छेद उसमें हुआ है जिसकी वजह से बह रहा है, वो प्रॉपर हील हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो हील नहीं हुआ है, छेद जो है बंद नहीं हुआ है, तो अभी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे बहुत बार बच्चे बताते हैं कि लड़ाई में मुझे थप्पड़ लग गया था और चोट लगी, कान का पर्दा फट गया या रप्चर हो गया, तो उसमें कितने टाइम पीरियड के अंदर वो जो है हमने रप्चर के छेद होते हैं, रप्चर के जो चोट के छेद होते हैं, वो अमूमन 1.5 महीने से पौने 2 महीने के अंदर करीब 95-98 लोगों के छेद भर जाते हैं, अगर वो छोटे छेद। जी। अगर तुरंत चोट लगी है और अगर छोटे छेद है तो उनको अगर वहीं के वहीं थोड़ा सा रिपेयर कर दिया जाए तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बढ़ जाए। लेकिन 95 to 98% अगर छोटे छेद हैं, चोट थी, तो वो दवाइयों से और नाक कान गले में इन्फेक्शन न हो, कान में पानी न जाने दें और जुकाम न होने दें, तो वो छेद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जो 5% बच जाते हैं, वही जब किनारे मिल जाते हैं और हीलिंग की प्रक्रिया रुक जाती है, तो फिर उनका ऑपरेशन ही इलाज है। तो ध्यान रखिए कि किसी भी कारण की वजह से, आपकी लड़ाई की वजह से या किसी भी वजह से, XYZ जो भी वजह से अगर आपके कान में चोट लगी है, किसी ने थप्पड़ मार दिया या गलती से किसी चीज़ से आपको चोट लगी है, तो डायरेक्ट जाके आपको नाक कान गले के डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए कि कान में जो है रैप्चर तो नहीं हुआ है। किसी आपको टोकूंगा जी, इसमें नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाना ही नहीं है जी, उससे कान का पर्दा देखना भी है। जैसे आप दिखाते हो जी, ऐसे हम भी दिखाते हैं। जी। कान का बहना बंद हो गया या चीज उसकी तकलीफ खत्म हो गई, तो उसका पर्दा आपको अपनी आंख से देखना चाहिए। तो भाई छेद मेरा भर गया या नहीं भर गया। अगर छेद नहीं भरा है और आपकी तकलीफ खत्म हो गई है, इसका मतलब पूरा काम नहीं हुआ। बिल्कुल। तो सर का कहना ये है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं और आपके कान में चोट लगी हो, कान बह रहा है नहीं बह रहा है, आपको चोट लगी है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको डॉक्टर से जो बोलना है वो ये बोलना है कि मुझे अपना कान का पर्दा देखना है। और जहाँ तक अभी तक मैं जितने भी जो ENT स्पेशलिस्ट से मिला हूँ या मैं जानता हूँ, मैं सर के जो पर्सनल क्लिनिक पे आज हमने विजिट किया, तब मैंने देखा कि सर के क्लिनिक में जो है कैमरा है, जो कैमरा ऑब्वियसली आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, जो एंडोस्कोप कैमरा हम कान में डालकर दिखाते हैं। हमारे पास थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी का, सर के पास हाई डेफिनेशन कैमरा है जिसमें आपके कान की बारीकियाँ, एक एक नस को जो है क्लियरली दिखाया जाता है। आपको चोट लगी है, आपको अपना कान जो है वो कैमरे में देखना है, डॉक्टर से बोलना है कि मुझे अपना कान का पर्दा देखना है, देखिए अगर उसमें छेद है तो उसे प्रॉपर हील कराइए। सेम वही चीज़ कि कान का बहना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है अगर उसमें छेद हुआ है तो उसे ठीक कराना। तो ये कानों के ऊपर हो गया सर। अच्छा सर, कुछ बच्चों को होता है कि हेयरिंग लॉस होता है, वो नहीं सुन पाते हैं, टोन से अगर करते हैं उस चीज़ से करते हैं, तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जैसे अगर कोई बचपन से डेफनेस है, अगर नहीं सुन पा रहा है तो क्या हम उसकी हेयरिंग वापस ला सकते हैं? कोई 2 वजह होती है। कोई मैंने पहले आपसे कहा, एक तो कंडक्टिव लॉस होता है। कंडक्टिव लॉस होता है पढ़ने की वजह से या सुनाई की हड्डियों की वजह से। इनको हम लोग ठीक कर सकते हैं। जी। और बार आपका पुराना जुकाम हो तो कान का पर्दा अंदर चिपक जाता है, उस चिपके हुए पर्दे को भी हम ठीक कर सकते हैं। सुनाई की हड्डी कोई गल गई है उसको भी ठीक कर सकते हैं। पर्दे में कोई छेद है उसको ठीक कर सकते हैं। टेम्पेनोस्क्लेरोसिस की वजह से अगर सुनाई की हड्डियों का चलना कम हो गया है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन यही मैंने कहा, अगर आपका कान का बहना बंद हो गया, छेद रह गया, मरीज सोचता है मैं कान ठीक है, कैसे ही डॉक्टर भी देखता नहीं, तो जब भी इन्फेक्शन बार बार होगा तो धीमे धीमे करके नस खराब हो जाएगी। अच्छा सर। और कान के पीछे हड्डी में कला हो, खतरे की जगह है जी। ऊपर दिमाग, पीछे दिमाग के खून की नली, आगे चेहरे की नस, अंदरूनी कान और दिमाग के आने जाने वाली खून की नलियाँ, इन 6 खतरे की चीज़ों के बीच में
जब गला पड़ता है तो नस खराब हो जाती है। नस खराब हो जाती अगर चेहरे की नस खराब होती है तो चेहरा टेढ़ा हो जाता है। है, जी और अगर सुनाई की नस खराब होती है तो आपका सुनाई पड़ना खराब हो जाता है। इसको कहते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ओके सर। नर्व का हियरिंग लॉस ठीक नहीं किया जा सकता। नहीं सर, मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ जो मतलब बचपन से जिनके कान के पर्दे तो ठीक हैं, नॉर्मल हैं, जो उनके टेम्पनिक मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट उन्हें हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है, एक कान से नहीं सुनाई देता है। अगर कंडक्टिव लॉस है, बहुत बार सुनाई की हड्डी जम जाती है। जैसे आपका जुकाम हुआ और काफी दिन तक रहा, जी बहुत बार पर्दा अंदर चिपक जाता है तो वो पर्दा हिलता नहीं, हड्डियाँ नहीं हिलती। जी या कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से हड्डियाँ हिल जाती हैं, जी हड्डियाँ जम जाती हैं। जैसे हम हाथ हिलाएं जी तो हमारा हाथ चलेगा, लेकिन अगर उसे प्लास्टर लगा दें तो तो कहाँ हाथ चलेगा? नहीं हिलेगा। सारी चीज़ ठीक है, जी लेकिन जब प्लास्टर में चल नहीं पा रहा जी तो वो हियरिंग नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों में इसको कहते हैं हम लोग एडहेसिव। एडेसिव। ये चिपक गई, अच्छा सर। उस चिपकी हुई चीज़ को हम हटा सकते हैं। चिपकी हुई चीज को, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको बचपन से एक कान से अगर कम सुनाई दे रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वो हियरिंग आपकी वापस नहीं आ सकती है। बट जो सर ने बताया कि अगर वो चीज़ चिपक गई है, आपकी हड्डियां नहीं चल रही है, ठीक है, अगर आपकी नर्व्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सिर्फ कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उसे हम वापस ला सकते हैं, ठीक है। अगर कंडक्टिव नहीं है, आपको नर्व्स में प्रॉब्लम है तो वो ठीक नहीं हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ये थे कान के कुछ पॉइंट जो हमारे सर ने क्लियर किए। अब हम आते हैं नाक के ऊपर। तो सर सबसे बड़ा इसी कान में एक और पॉइंट रह जाता जी है। सर। बहुत बार कान का पर्दा कमजोर बताया जाता है। जी पर्दा कमजोर कब होता है? जैसे आपका कभी कान बहा जी सर। और पर्दा वो अपने आप हील हुआ, जी सर। तो पर्दा 3 लेयर का होता है। तो जी जब सर। पर्दा भरता है तो कभी 2 लेयर में भरता है, कभी 1 लेयर में भरता जी है। सर। तो जहाँ वो कमजोर पर्दा है तो जी। उसको भी वो पॉइंट देते हैं। जी जी और जब कमजोर पर्दा है वो अगर पूरा नहीं हिलेगा जी। तो वो भी दिक्कत देता है। जी इसको भी हम लोग रिपेयर करते हैं। इसको भी रिपेयर करते हैं। जैसे कि जो सर ने पॉइंट बताया, अभी मैं उस पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिसको थिन टीएम बोला जाता है। थिन टीएम का एक पॉइंट मिलता है, वो है एक पॉइंट और होता है सर जो मेरे दिमाग में अभी आया, रिट्रैक्टेड टेम्पनिक मेम्ब्रेन। जी सर, ये रिट्रैक्टेड टेम्पनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है? रिट्रैक्टेड टीएम मेम्ब्रेन में होता है नाक से कान तक की जो नली होती है, जी। अगर उसका फंक्शन ठीक नहीं है, जैसे आपको नाक में जुकाम है, एलर्जी है, रहती है या टॉन्सिल रहते हैं, जी तो गले नाक हमेशा मान के चले गला नाक कान एक। अगर गले में इन्फेक्शन ज़्यादा दिन रहा जी। या नाक में इन्फेक्शन ज़्यादा दिन रहा या एलर्जी आपको है, जुकाम बराबर रहता है, तो ये नाक से कान तक की नली उससे के ट्यूब कहलाती है। जी वो जब ज़्यादा दिन तक बंद रहती है तो पर्दा अंदर चिपकता है। इसको रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये बिल्कुल चिपक जाती है जी। तो इसको एडहेसिव कहते हैं। जी और बिल्कुल ही जब उसका छूटना संभव नहीं होता उसको एपिलेक्टेसिस कहते हैं। अच्छा सर, तो अगर किसी को रिट्रैक्टेड टीएम है तो क्या उस केस में भी हमें ऑपरेशन कराने की जरूरत बिल्कुल होगी? कराना चाहिए। जी अगर रिट्रैक्टेड टीएम है तो वो पूरा हिलता नहीं, जी जब पर्दा हिलेगा नहीं तो सुनाई की हड्डियाँ हिलेंगी नहीं, सुनाई आपको कम देगा। जी तो रिट्रैक्टेड टीएम को हमको सबसे पहले मेडिकली ट्रीट करते हैं। जी जुकाम ठीक किया, टॉन्सिल ठीक किए, यूसे के ट्यूब खुल गई, जी तो आपने बहुत बार देखा हो जुकाम में आपके कान बंद हो जाते हैं। जब जुकाम ठीक हो जाता है जी तो कान थोड़ा थोड़ा बंद रहते हैं। जब आप नाक बंद करके कान खुलाते हैं तो कान से सुनाई देते सुनाई हैं, देती और जब थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाते है। हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो नाक से कान तक की नली की सूजन जब खत्म हो जाती है तो बहुत सारे लोगों ने मेडिकल ट्रीटमेंट से ये खुल जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट से रिट्रैक्टेड टीएम जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ठीक किया जा सकता है, और ऑप्शन तो फिर हमारे पास लास्ट ऑपरेशन बचता ही है। ठीक है सर, तो अब आते हैं नाक के ऊपर। नाक के ऊपर सर सिर्फ सिंपल सा एक पॉइंट जो बहुत सारे बच्चों को मिलता है, जो बहुत सारे काफ़ी बच्चों को मिलता है और बच्चों को इसके बारे में बहुत कम नॉलेज होती है, आते हैं डीएनएस के ऊपर। ठीक है सर, तो जो नेजल सेप्टम की जो डिफॉर्मिटी होती है इसके ऊपर जो हमें डीएनएस मिलता है, तो सर इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कैसे हमें हो जाता है, क्या ये जेनेटिक होता है या किस तरीके से ये हमें जो है डेवलप हो जाता है? डीएनएस के ये जो चीज़ होती है डिफॉर्मिटी, कभी भी नाक का प्रेशर जी पड़ता है या तो चोट लगी, जी तो चोट से बहुत बार फ्रैक्चर्स हो जाते हैं नाक में, उसकी वजह से होता है। जी सर। बहुत बार जब बच्चा पैदा होता है जी तो नाक उसकी प्रेशर में आ जाती है, तो जी। उसकी जब उसका डेवलपमेंट होता है जी तो बहुत बार उसका पर्दा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो जाता नाक में डॉक्टरी हिसाब से जी। ऑपरेशन हम लोगों को तब करना चाहिए जब नाक का पर्दा इतना टेढ़ा हो जी। कि वो नाक
के ऑब्स्ट्रक्शन करे सांस में। लेकिन मिलिट्री फिटनेस में वो लोग जरा भी डेविएशन होता है जी, और उनको दिखता है जी। तो उसको वो कहते हैं कि इसको आप ठीक करा के लो। ठीक करा के लाएं, बिल्कुल सर। और कोई भी हड्डी टेढ़ी है जी, तो आप समझ के देखो कि अगर दीवार टेढ़ी है तो बिना तोड़े तो सीधी होगी। सीधी होगी नहीं, बिल्कुल सर। तो अगर पर्दा टेढ़ा है तो बिना ऑपरेशन के सीधा नहीं होगा। नहीं हो सकता। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान ये रखना चाहिए, उसको कैसा भी अच्छा ऑपरेशन कर लें जी, और कुछ भी कर लें जी। लेकिन ऐसा सूट में सीधा मिलता कभी नहीं। कभी नहीं। नंबर 1। जी, नंबर 2, ज़्यादातर पॉइंट दिए जाते हैं भाई राइट में है या लेफ्ट में है, लेकिन 98% लोगों में दोनों तरफ डेविएशन। जी, जैसे ये पर्दा है, हाँ, हाँ। अगर इसको दबाव पड़ा जी। तो यहाँ होगा और यहाँ भी तो होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, exactly। तो इसको तो सही कर देते हैं, ठीक है सर। इसको नहीं करते। जी, तो बहुत बार इसको सही कर दिया, हाँ, हाँ। ये नहीं किया, ये नहीं किया। मालूम पड़ा अगली बार हमने इसे देख लिया। जी, तो इसलिए आपको अगर कंप्लीट काम कराना है तो इसको पूरा कराना पड़ेगा। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जैसे कि आपने बताया कि जैसे नाक का पर्दा जब ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो जो आपने बताया कि हम जब एक साइड से नाक का पर्दा ठीक कर देते हैं, तो ये वही प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारी एक साइड से हड्डी दिखने लगती है। जी। जब हम नाक ऊपर करते हैं तो एक साइड से हमें हड्डी दिखने लगती है। तो ये डीएनएस का, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी नाक की हड्डी तो ठीक है बट एक तरफ निकल रही है, तो ये भी डीएनएस का पॉइंट है। और याद रखिए कि आपने अगर डीएनएस का ऑपरेशन करा लिया है और आपकी हड्डी अगर एक तरफ निकल रही है तो ऑब्वियसली वो डीएनएस का पॉइंट है, और वो तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है दिखाई सर। जैसे ही हम नाक ऊपर करते हैं वो दिखाई देता है। ठीक है सर। और सर इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और कैसी कोई चीज़ हो सकती है? इसमें अगर नाक बंद है तो साफ साफ दिखता है। इसके अलावा जब नाक का पर्दा टेढ़ा होता है जी। तो बगल में जी। कार्बोनेट की हाइपरट्रॉफी जी। जिसको हम लोग कहते हैं मांस, जी, नाक में मांस बढ़ गया। जी, आप खुद सोच के देखो, अगर ये ऐसी नाक है बीच में सेप्टम है जी, तो इधर इधर जगह इतनी है जी। अगर ऐसे कर दिया जी, तो यहाँ जगह ज़्यादा हो गई। बिल्कुल सर। जब यहाँ ज़्यादा जगह हो गई तो जो मांस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ठीक है सर। वो कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है। जी, भाई जैसे हम लोग किसी भी जगह पर खाली कर दें तो लोग 2-4 बैठ जाए। बैठ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस मांस को जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, पर्दा सीधा करते हैं, उस मांस को भी कम करना पड़ता है, मांस को भी बन जिससे कि इधर से तो आपने ऑब्स्ट्रक्शन खत्म किया, मानो अपना इधर चालू हो गया। जो जिस पॉइंट को हाइपरट्रॉफी बोला जाता है, बहुत बच्चों का हाइपरट्रॉफी का जो पॉइंट मिलता है, सेम उसी चीज के बारे में कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हुई, एक तरफ से आपका मांस बढ़ गया, बट क्या हुआ, नाक की हड्डी तो आपने सीधी करा ली, बट जो हाइपरट्रॉफीज थे, हाइपरट्रॉफीज क्या होता है, जैसे हमारे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, इसी तरीके से 2 ग्लैंड्स होते हैं हमारे नाक के अंदर जो बढ़ जाते हैं, और जब वो बढ़ जाते हैं तो उसे हाइपरट्रॉफी के जो है प्रॉब्लम बोला जाता है। अच्छा सर, तो डीएनएस का जो एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ ऑपरेशन ही है, या ऐसा भी कि अगर किसी को थोड़ा बहुत है तो हम उसे नॉर्मली ठीक कर सकते हैं? डीएनएस का कोई भी जी, बिना ऑपरेशन के सही नहीं होता, नहीं होता। लेकिन बहुत माइल्ड जी, अगर डीएनएस है जी, जो आप अभी उन्होंने पॉइंट नहीं दिया है, जी, तो अगर आप बहुत हल्का माइल्ड जी, तो उसमें अगर आप नाक में दवा डाल लें तो अगल बगल के मांस जो है कम हो जाते हैं, जी, तो उन्हें दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता और तुम्हारा काम चल जाए वो एक बात, जी, लेकिन कोई भी पर्दा टेढ़ा है वो बिना ऑपरेशन के सीधा नहीं होता। अच्छा सर। और इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जी, जितने भी आगे के कॉर्डल होते हैं उसको जी। कहते हैं कॉर्डल, कॉर्डल। आगे का, जी, जी, आगे का इधर हुआ जी, और अंदर का इधर हुआ। जी, तो हम लोग करना पड़ता है इधर भी, इधर भी, और बीच में सपोर्ट छोड़नी पड़ती है। जी। अगर बीच में सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे तो नाक बैठ जाती है। नाक बैठ जाती है। ठीक है सर। तो ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो करते हैं एसएमआर, सब म्यूकोजल रिसेक्शन, जी, नाक की हड्डी जो टेढ़ी है उसे निकाल देते हैं। जी। कुछ दिनों बाद 6 महीने, साल बाद, 1.5 साल बाद वो नाक बैठ बैठ जाएगी। जाती है। तो वो तो काम इसमें करनी चाहिए सेप्टोप्लास्टी, जिससे आगे तक आपकी नाक में स्ट्रेंथ बनी रहे। अच्छा सर। सेप्टोप्लास्टी में जितना हड्डी टेढ़ी है जी, उसको ही निकाला जाता है और नाक की स्ट्रेंथ को बनाए रखना पड़ता है। जी। तो It takes time। जो सर ने बहुत अच्छी चीज बताई कि हमें एसएमआर ना करा के हमें सेप्टोप्लास्टी करानी है। सेप्टोप्लास्टी में क्या होता है बच्चों, समझो इस चीज को कि जितनी आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है उसे निकाल दिया जाता है, और सपोर्ट के थ्रू फिर उसको जब ग्रो कराया जाता है तो आपकी जो नाक की जो मजबूताई है वो बनी रहती है। आपकी नाक जो है नेजल टिप जो होती है वो ड्रॉप नहीं होगी और उस चीज़ का इफेक्ट नहीं दिखेगा। अच्छा सर, तो जब डीएनएस का ऑपरेशन जो किया जाता है तो क्या वो नाक के ऊपर से किया जाता है या नाक के अंदर से किया जाता है? नाक के अंदर से करते हैं। जी, नाक के अंदर से इसलिए करते हैं, नाक के अंदर एक तो निशान नहीं दिखाई देता। जी, नंबर 2, सेप्टोप्लास्टी की ही जाती है अंदर से। अंदर से। अगर नाक
ऊपर से टेढ़ी है, जी, ऊपर से टेढ़ी है, तो तब राइनोप्लास्टी की जाती है। अच्छा सर, राइनोप्लास्टी में भी जो निशान दिए जाते हैं वो भी नाक के ऐसे दिए जाते हैं जो दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं, लेकिन राइनोप्लास्टी के रिजल्ट्स एज सच जी, मेडिकल फिटनेस के हिसाब से तो हम लोग कितना भी अच्छा नाक का ऑपरेशन जी। करते हैं तो नाक वैसी खूबसूरत नहीं होती जैसी होनी चाहिए। चाहिए, जी सर, तो उसमें वो लोग पॉइंट्स देते हैं। देते हैं। तो राइनोप्लास्टी में क्या होता है, आपके ऊपर की हड्डी, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको डीएनएस की शिकायत होती है और ऊपर से नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, इसको कहते हैं डेविएटेड नेजल ब्रिज। ब्रिज, ये जो ये नाक का ये है ब्रिज और ये अंदर होता है सेप्टम। सेप्टम का मतलब बीच का पड़ता, बीच का पर्दा, जी, और ये है ऊपर का ब्रिज, ऊपर की पुल। ये टेढ़ा हुआ तो राइनोप्लास्टी, ये अंदर हुआ तो सेप्टम। सेप्टोप्लास्टी। तो कुछ बच्चों का क्या डाउट होता है कि सर मैंने जैसे अभी सर ने बताया कि जो अंदर है, नाक के अंदर जो है उसमें सेप्टोप्लास्टी होती है और वो नेजल सेप्टम होती है, ये आपका जो होता है ऊपर का जो ब्रिज होता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि आपको डीएनएस है, आपने सेप्टोप्लास्टी कराई, नाक अंदर से ठीक करा दी और ऊपर वाली जो आपकी हड्डी है वो भी उसके साथ ठीक हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए हमें राइनोप्लास्टी करानी होती है और नाक की जो अंदर की हड्डी ठीक करानी होती है उसे हम सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये दोनों ही एक डिफरेंट चीज होती है। अगर आपने डीएनएस का ऑपरेशन करा लिया है और ऊपर से नाक की हड्डी टेढ़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका डीएनएस का ऑपरेशन हो गया ऊपर से ठीक। अच्छा सर, कितने % चांसेस रहते हैं कि ऊपर की हड्डी टेढ़ी और हमने डीएनएस का ऑपरेशन ठीक करा लिया तो आपको ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस, तो कितने % चांसेस होते हैं कि बच्चा फिट होने के चांसेस होते हैं? देखिए, डीएनएस के ऑपरेशन में कम से कम 98% लोग फिट हो जाते हैं। 98% फिट, जी, कारण एक बहुत से- अच्छा रिजल्ट है सर। 1 से 2% लोगों में हम लोग कितना भी अच्छा ऑपरेशन करें, आप ऐसा नहीं मिला सकते तो सूट में सीधा एकदम स्ट्रेट हो जाए, जी सर, बिल्कुल। थोड़ा बहुत अच्छा। और फिर ऑपरेशन जब करते हैं, ऑपरेशन करके आपने सीधा कर दिया, लेकिन जी। उसके बाद बॉडी की जो मसल्स हैं, जी। बॉडी के जो टिश्यू है, जी। वो किधर ज़्यादा खिंचेंगे, किधर ज़्यादा उसमें ग्रोथ पड़ेगी, जी। इसका नहीं कह सकते हैं। तो जी। 1 से 2% में थोड़ा बहुत खिंचाव आता है, जिनमें हम लोग रिवीजन कर देते हैं। बिल्कुल, रिवीजन कर देते हैं, उनमें भी रिवीजन जो किए, जो 1 से 2% रह गए, जी, उनमें भी 98% चांसेस से है, ठीक 100% होते हैं, जी, लेकिन फिर आपको 15 दिन का टाइम चाहिए। जी, नाक के और सेप्टोप्लास्टी के ऑपरेशन में हम लोग 15 दिन का टाइम लगाते हैं। 15 दिन का टाइम करते हैं। तो याद रखिए कि डीएनएस के ऑपरेशन में जो बच्चे पूछते हैं कि हमें कम से कम कितना टाइम चाहिए, तो आपको 15 दिन का टाइम एटलीस्ट चाहिए। अच्छा सर, क्या ये चीज़ है कि जैसे किसी बच्चे को रीमेडिकल मिला, जैसे अभी एयरफोर्स वाले बच्चों को रीमेडिकल मिला है, तो क्या वो अगर उनके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है, सपोज कीजिए किसी के पास 20 डेज है या 21 डेज है, तो इन बिटवीन दिस टाइम हम उनका ऑपरेशन करा के उसे ठीक कर सकते हैं? अभी कल भी 3 किए हैं, परसों भी 4 किए, यही। और हम लोगों का तो शेड्यूल पूरा था, लेकिन उनके पास टाइम इतना था, जी, तो उनको सुबह 5 बजे बुला के 4 की किए, जी, क्योंकि 15 दिन टाइम चाहिए। वो लेके 18-19 दिन का टाइम आए या 20 दिन का टाइम आए, तो फिर सारी चीज़ें छोड़ के फिर उनका करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। तो मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा एक चीज़ का, कि ऑब्वियसली मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा बच्चे मेरे पास आते हैं डीएनएस या नाक कान गले का कोई भी होता है, हम सर के पास ही रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर को। और आज तक आप ट्रस्ट कीजिएगा कि बहुत कम बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएसआर मेडिकल सेंटर इंडिया का नंबर 1 मेडिकल सेंटर है और बहुत दूर दूर से बच्चा हमारे पास आता है। तो हम कोशिश करते हैं सर के पास, और जो बच्चा सर के पास जाता है अभी तक का रिजल्ट है जो सर ने बताया 98%, मैं बोलूँगा बच्चों 99.9% बच्चा जो है फिट हुआ है। ये मैं खुद जानता हूँ, ये चीज़ हुई है। हमने जो बच्चों को भेजा आज तक उनको वो पॉइंट वापस नहीं मिला है, तो इस चीज़ की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। अच्छा सर, अब ये डीएनएस के ऊपर हो गया, हाइपरट्रॉफी जो हमने वो बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया। अब सर जो लास्ट जो चीज़ हमारे पास बचती है वो बचती है टॉन्सिल। टॉन्सिल्स जो होते हैं हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, इसमें सर क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे इंक्रीज हो जाती है? टॉन्सिल हमेशा इन्फेक्शन से होते हैं, जी, बार बार जब रिपीटेड इन्फेक्शन होता है उससे, या ओरल हाइजीन हम नहीं रखते हैं। जैसे कुछ खाने पीने के बाद हम लोगों को बनाने की आदत होनी चाहिए, जी, वो आदत नहीं होती जिन लोगों को बचपन से, जी, उनके बड़े हो जाते हैं, या जिन लोगों को थोड़ी सी एलर्जी रहे, जी, तो उसका रेशा जब गले में गिरता रहता है उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर होते हैं इन्फेक्शन की वजह से। तो सर इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और क्या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अभी इस टाइम पे टॉन्सिल्स, हम कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, टॉन्सिल का साइज जी, एक अलग चीज़ है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन अलग अलग चीज़ है, जी सर, टॉन्सिल में इन्फेक्शन होता है तो दर्द होगा, जी, ज़्यादा होगा तो बुखार होगा, जी, यहाँ पे आपको अनईजीनेस रहेगी, जी, वो तो आपको टॉन्सिल पता है।
इन्फेक्शन। लेकिन बहुत बार टॉन्सिल देखे हो आपने, गला देखो तो इतने मोटे मोटे टॉन्सिल होते हैं, लेकिन उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। ये सिंपल हाइपरट्रॉफिक टॉन्सिल्स होते हैं जिनको डॉक्टरी हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ गरारा करना चाहिए। और जब तक सिम्टम न दे तब तक हम लोगों को ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। तो आपके अगर टॉन्सिल्स जो बढ़ गए हैं और उनमें अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो उसे आप नॉर्मली गरारा करके या तो हल्के फुल्के दवाइयों से आप जो है उसे ठीक कर सकते हैं। उसमें ऑपरेशन सिर्फ हमें तभी करना पड़ता है अगर उसमें इन्फेक्शन है, तभी आप उसका ऑपरेशन करें। अच्छा सर, अब छोटी छोटी पॉइंट पे जाना चाहूँगा। जैसे बहुत बच्चे को कि क्या डीएनएस में जुकाम होना मैंडेटरी है कि बार बार जुकामों से होगा या नहीं होगा? डीएनएस में जुकाम का मतलब नहीं है। डीएनएस अगर हल्का है जी तो आपको कोई सिम्टम होगा ही नहीं जी। डीएनएस अगर ज़्यादा है तो नाक का बंद होना होगा जी। और अगर साथ में एलर्जी है जी तो जुकाम होगा। तो जुकाम या फिर कभी टॉन्सिल है नीचे, जी। गले में टॉन्सिल है तो नाक में इन्फेक्शन होगा। जी या नाक का पर्दा टेढ़ा है जिसने साइनस को ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया। जी। नाक के अंदर साइनसेस होते हैं जी, जो जी। अमूमन डॉक्टर कह देते हैं कभी भी जुकाम बना रहा है बोले साइनस जी। है ना, उसमें अंदर कैविटीज होती है, जी उनको साइनस कहते हैं। उसके इन्फेक्शन को साइनोसाइटिस कहते हैं। जी अगर वो साइनोसाइटिस है जी। जो किसी साइनस की छेद को बंद कर रहा है तो आपको जुकाम है। तो जुकाम होता है। तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं जिन्हें मैं बोलता हूँ कि आपको डीएनएस की शिकायत है और आपको ये चीज़ जो है ट्रीट करानी चाहिए, या उन्हें नहीं पता होता है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि अगर आपको डीएनएस है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जुकाम होगा। सेकंड थिंग जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने की ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको टॉन्सिल्स हैं तो उसमें आपको ऑपरेशन ही कराना है, दवाई भी उसका एक ऑप्शन रहता है हमारे पास, याद रखिएगा। 60% लोगों को दवाई से ही टॉन्सिल ठीक होते हैं। 60% लोगों को जी। एक बहुत अच्छा 60% कम से कम। और बाकी बचे जो मैंने कहा कुछ ऐसे टॉन्सिल बड़े बड़े होते हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता, जी। उनको ऑपरेशन क्यों करो? जी बिल्कुल। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि तुम्हारे घर के बगल में जो बहुत मोटे मोटे लोग रह रहे हैं और तुमसे लड़ाई नहीं कर रहे, तो क्या तुम उनको जेल भेज दोगे? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही टॉन्सिल की बात है। बिल्कुल यही टॉन्सिल की बात होती है। तो जैसे कि बच्चे आई थिंक आपने देखा होगा सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से समझाई। तो नाक को लेकर, कान को लेकर और गले को लेकर जिसको भी था। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिन बच्चों को हकलाने की या तुतलाने की प्रॉब्लम होती है, क्या वो भी ईएनटी में आप कवर करते हैं या उस चीज़ के लिए हमें कोई और हकलाना और तुतलाना जी, ये स्पीच थेरेपी जो है ये आप समझिए जीभ ठीक है, गला ठीक है, सब कुछ ठीक है जी, लेकिन उसने बोलना गलत सीख लिया। जी। जैसे किसी के पैर ठीक है, जी। कोई लंगड़ा के चल रहा है या हिला के चल रहा है या झुक के चल रहा है, तो उसको चलना सिखाना है। चल रहा है। तो ये काम होता है स्पीच थेरेपिस्ट। Speech क्वालिफाइड therapist। स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, जी वो लोग आपको ट्रेनिंग करते हैं, उनके कुछ सेशन होते हैं, उनको आप अपने घर पर ट्रेन करिए। आपका हकलाना और तुतलाना बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो किसी दवाई से या किसी डॉक्टरी मदद से नहीं होना, जी। उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, वो आपका काम है। तो तुतलाना और हकलाना जो चीज़ है याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सर जो है हमारा गला जो है वहीं पर हमारे कॉर्ड वगैरह होते हैं बोलने और उसके। तो जिस बच्चे को तुतलाने और हकलाने की शिकायत होती है उन्हें ईएनटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें ज़रूरत होती है स्पीच थेरेपी की। ठीक है, तो स्पीच थेरेपी के लिए क्या सर, अगर कोई बच्चा आपके पास आता है तो आप उसको स्पीच थेरेपी जो है वो सारी चीज़ें सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं अगर उसका ये देखना होता है कि उसका हकलाना है या तुतलाना जी, या उसके अंदर मुंह में कोई ऐसी डिफेक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से परेशानी हो, और 98-99% कभी नहीं होता जी, तो उनको हम लोग सीधे स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं जी, कि आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, जो वो सेशन लें, जैसे वो सिखाएं वो अपने घर पर प्रैक्टिस करें, जी। और महीने से 2 महीने में आपका हकलाना तुतलाना में बहुत सारा फर्क रहता है। ये आपकी मेहनत के ऊपर है, आप कितनी मेहनत करें। आप कितनी मेहनत करें। तो याद रखिए कि जो सर ने बताया कि हकलाना तुतलाना जो है 99% जो है ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ये हमारी खुद की जनरेट की हुई डिफॉर्मिटी होती है, और इसके लिए हमें एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है जो हमारी उस डिफॉर्मिटी को सिर्फ ठीक कर सकता है। इसके लिए किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर हकलाना और तुतलाना जी सर। आपने बहुत बार देखा हो, बच्चे ठीक है हाँ जी सर। लेकिन आप स्कूल गए जी। तो लौट के आए तो मालूम पड़ा वो हकलाने लगे। क्यों? उनका साथी बच्चा जो है कोई हकलाता था जी। या तुतलाता था। बच्चे जो होते हैं नकलची होते हैं। जी तो ये भी देखना होता है कि अगर छोटा बच्चा है, आप लोग अगर बड़े होते हो जी कभी न कभी बचपन में किसी
खिलाने वाले या तुतलाने वाला तुम्हारा घर में होगा, चाचा होंगे, मामा होंगे, पड़ोसी होगा, उनको देख देख के वो बच्चा खिलाना तुतलाना सीख जाता है। सेम ऐसी जैसे सर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, जो सीखेंगे वो इस चीज में जो बिल्कुल है बिल्कुल ठीक आपने बिल्कुल वही। सही कहा। तो याद रखिए, ये नोटिस करिएगा दिमाग में और सोचिएगा कि अगर आप हकलाते और तुतलाते हैं तो आप बचपन में किससे मिले थे, और उससे एक बार जाकर बोलिएगा जरूर कि आप ये जो डिफॉर्मिटी है ये मुझे आपकी देन है और आपका गिफ्ट है। तो देखा, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि आज हमारे साथ मैं फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा सर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी का, सॉरी, जिन्होंने हमें इतना टाइम दिया। बहुत लेट नाइट हो चुका है, अब 10 बज रहे हैं बच्चों। और अब एक छोटी सी चीज़ बहुत जल्दी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सर आपका जो ओपीडी टाइम रहता है वो कितना टाइम रहता है, और बच्चे आपसे कब कंसल्ट कर सकते हैं? हम लोगों का टाइम रहता है दोपहर 2 बजे से लेके 7-8 बजे तक। दोपहर 2 बजे से? क्योंकि सुबह हम लोग 6-6:30 बजे से ऑपरेशन करते हैं। हम लोगों का रोजाना 3 से 5 ऑपरेशन होता है। अच्छा सर। और वो हम लोग करीब 1:30-2 बजे तक निपटा पाते हैं। अच्छा सर। 1:30-2 बजे तक करने के बाद मैं सीधे क्लिनिक आता हूँ, तो मैं बीच में कोई ब्रेक नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई ब्रेक नहीं है सुबह 6 बजे। अच्छा सर, अगर कोई इमरजेंसी केस आता है और कोई बच्चा पूछता है कि सर हमें बहुत जल्दी है, हम देखिए बिल्कुल, तो जिस किसी को इमरजेंसी भी है, याद रखिए जो एयरफोर्स वाले बच्चे हैं या जो भी जो अभी जिनके पास लिमिटेड टाइम है, जो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, अगर किसी को नाक कान गले के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर डाल दूंगा सर के क्लिनिक का, आप कॉल कीजिए, विजिट कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम जो है पर्सनल कॉल उठा के बच्चों की जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ सर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, सर कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। अगर मुझे भी कभी भी सर से मिलना होता है तो मुझे पर्सनली क्लिनिक पे जाना होता है, सर के सेंटर पे जाना होता है, तभी मैं सर से मिल पाता हूँ। आज भी हम सर के घर पे लेट नाइट आए क्योंकि सर से मॉर्निंग में बात हुई, सर ने बोला ठीक है बच्चों की हेल्प करते हो और आ सकते हैं आप, तो हम आए सर के पास और सर ने हेल्प की। इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर ऐसा कोई भी इमरजेंसी है, आप डॉक्टर से मिलें, ये मेरे से कांटेक्ट करके आपको छुट्टी नहीं देंगे, आपको जल्दी से अपॉइंटमेंट जल्दी से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, जो आपने ये जो चीज़ बोली। याद रखिए कि अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए आप मुझसे कंसल्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको यहाँ से एक स्लिप बनाकर दे दूंगा और सर को आप जो है ऑन द स्पॉट जल्दी से जो है दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, जिसको भी प्रॉब्लम है जाइए सर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से मिलिए। इनका क्लिनिक आगरा में भगवान टॉकीज करके एक जगह है, वहाँ पर है। बहुत नोन, बहुत अच्छा नाम है भगवान टॉकीज पे। आप किसी से भी पूछेंगे आपको कोई भी बता देगा। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं सर के बारे में। तो जिस किसी को भी नाक के लिए अपने ENT के लिए ओवरऑल कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सर से मिल सकते हैं।